हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरीश डाका आप सबका आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा, आज हम करेंगे सेल यानी कि कोशिका चैप्टर के ऊपर MCQs। देखो बच्चों, यहाँ हम दोनों टर्म्स का यूज करेंगे यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ चलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये कि कोशिका यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों, सेल जो होती है, सेल को हम कहते हैं कोशिका, तो इसके वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। पर ये नाम आपको एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो कोशिका विज्ञान को ही क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, साइटोलॉजी। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। देखो बच्चों, अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि खोज किसने की थी तो हमारा आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक ने। वहीं अगर आपसे पूछ लेता कि लिविंग सेल, अगर आपसे पूछ लेता कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी तो फिर हमारा आंसर क्या होता? ल्यूवेन हॉक। और ल्यूवेन हॉक ने किस कोशिका की खोज की थी? तो सर वो थी जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल। कौन सी थी? जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल। इसीलिए ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। चलो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये कि ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की। सेम हमारा आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इस प्रकार। हमारा दूसरा प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। देखो बच्चों, हमारे पास तीन चीजें होती है। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी कोशिका, अगर आपसे कोई पूछता कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है बच्चों माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? माइकोप्लाज्म। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। अच्छा बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक अपडेट है, इससे भी छोटी ज्ञात है हमारे पास और वो होती है गैलीसेप्टिकम। और अभी ये आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलती, गैलीसेप्टिकम। तो कभी अगर आपको ऑप्शन में गैलीसेप्टिकम मिले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैलीसेप्टिकम। अच्छा, हमारा प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी, तो ये होती है बेटा एग ऑफ ऑस्ट्रियस, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि विकल्प नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है ये इस तरह कुछ कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। देखो, कोशिका सिद्धांत के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे श्वान और दूसरे हमारे कौन थे? स्लाइडर, स्वान या श्लीडर। तो ये देखो बच्चों, इन दोनों ने दिया था कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव, जो भी जीव है, लिविंग थिंग्स, जीव मतलब लिविंग थिंग्स, हर एक जीव किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी कोशिका सिद्धांत में? श्वान व स्लाइडर ने। श्वान जो थे वो एक जंतु वैज्ञानिक थे। श्वान क्या थे? एक जंतु वैज्ञानिक, एनिमल साइंटिस्ट। जबकि स्लाइडर जो थे वो क्या थे? पादप वैज्ञानिक। कौन थे? पादप वैज्ञानिक, यानी कि प्लांट के बारे में बताया इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ आप देखते हैं तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ गया? विकल्प नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है बेटा ये, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। देखो बच्चों, कोशिका सिद्धांत ने अभी भी मैंने बताया कि कोशिका सिद्धांत कहता था कि प्रत्येक जो लिविंग थिंग्स है किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। अब मैं जब बात करता हूं वायरस की, विषाणु की, ये हमारे एकमात्र संसार में ऐसा जीव है
जिसके अंदर सेल ही नहीं पाई जाती, यानी कि ये कैसा जीव है, अकोशिकीय जीव, यानी कि वह जीव जिसके अंदर कोशिका ही नहीं पाई जाती। और यही कारण होता है कि वायरस जनित जो रोग होते हैं उनका एंटीबायोटिक से इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म क्रिया, उपापचय क्रिया नहीं होती। तो यहाँ इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो गया, विषाणु, विकल्प नंबर 2। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि जो अभी तक अविकसित है, इमेच्योर, अविकसित, और यूकैरियोटिक का मतलब वो क्या है, विकसित है। देखो, अविकसित का मतलब अभी तक उसमें सारे अंग ही नहीं बने, तो उसी क्रम में उसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक का अभाव होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। तो उसमें कौन सा नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, बाकी सभी चीजें पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S। कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और डीएनए भी पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है बच्चों, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। देखो बच्चों, जो प्राणी जगत होते हैं उसको हम कुल 5 भागों में बांटते हैं। प्राणी जगत को कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में। और ये जिसे बोलते हैं 5 जगत सिद्धांत। इसे क्या बोला जाता है, 5 जगत सिद्धांत। और ये जो 5 जगत सिद्धांत था, ये किसने दिया था, आरसी व्हिटेकर ने। किसने दिया था, ये प्रश्न भी आ सकता है बेटा, 5 जगत सिद्धांत किसने दिया था, आरसी व्हिटेकर ने। इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा था, और वो कौन कौन से थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, पादप और जंतु। कवक मतलब फंजाई, पादप मतलब प्लांट्स, एनिमल। तो यहां देखो बच्चों, ये जो प्रोटिस्टा और मोनेरा होते हैं, ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। और इनमें से भी जो प्रोटिस्टा होते हैं, उनकी जो एक कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। यानी कि हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। अभी अभी हमने बात की थी, सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्म। देखो, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक जीव ही है, पर सबसे छोटा जीव नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। देखो बच्चों, जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम बना होता है बच्चों आरएनए व प्रोटीन का। राइबोसोम किसका बना होता है बच्चों, आरएनए व प्रोटीन का। और आरएनए का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। और आरएनए कहाँ करता है ऐसा काम, राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को फैक्ट्री बोला जाता है, किसकी, प्रोटीन की। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा, सी, राइबोसोम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। देखो बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कैसे भिन्न है। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के भिन्न होने का कारण, तो देखो इनके अंदर स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, हम कह सकते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट झिल्ली प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट झिल्ली एब्सेंट होती है। तो अभी तक हमारे टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तरीके से करेंगे अपने। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ इस तरह से, देखिए। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर किसी को स्पीड स्लो लगती है तो
तो हमारे YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है कि हम स्पीड को डबल करके भी देख सकते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कहीं आप बाद में हमें कमेंट करके लिखें कि सर आप धीरे पढ़ाते हो, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। यहाँ देखो, ऐसी चीजों को ध्यान से देखा करो बच्चों, ये लास्ट में धीरे से नहीं बोल जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि न्यूक्लिक अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल होता है, ये तो विशेषता है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल उपस्थित होता है। परमाणु झिल्ली मौजूद होती है, बिल्कुल होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, यहाँ गोचा खा गया बच्चों, ये गलत बात है, अनुपस्थित नहीं, यहाँ क्या होता है, उपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, विकल्प नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। बच्चों कोशिका झिल्ली होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ये आधे पदार्थों को पार जाने देती है और आधे पदार्थों को अपने से पार होकर नहीं जाने देती। तो हमारा आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है। तो बच्चों ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। देखो बच्चों, अपने जो ये प्रश्न कर रहे हैं सभी के सभी प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे आपने वही लेके आए हैं बच्चों। आगे भी आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे ये प्रश्न, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लिपिड क्या है। लिपिड यानी कि वसा, कि वसा क्या है। देखो जो बच्चों लिपिड या जो वसा होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड। ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है, लिपिड यानी कि वसा के प्रकार है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले, देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को सक्रिय आवागमन कहा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका प्लांट सेल भित्ति यानी कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। बच्चों प्लांट सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल्यूलोज की। अब प्रश्न आता है बच्चों ये सेल्यूलोज क्या होता है। देखो बच्चों सेल्यूलोज जो होता है ये होता है ग्लूकोज का बहुलक। क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक। अब सर ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 बहुलक यानी कि पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। यानी कि ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सेल्यूलोज भित्ति यानी कि सेल वॉल की बात कर रहा है बच्चों, ये पादप मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, किसकी सेलों में पाई जाती है। तो यहाँ तो मैंने आपने आप ही आंसर ही बता दिया जाने अनजाने में। आंसर क्या हो गया हमारा, डी यानी कि पादपों में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कोशिका झिल्ली की, देखो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, पर अगर मैं बात करता सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन कैसी थी, अर्धपारगम्य, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो कंप्लीटली पारगम्य होती है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे नेक्स्ट सीरीज में जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के पास जाते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इस प्रकार। यहाँ देखिए बच्चों हमारा जो प्रश्न है वो यह ये कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो युगलीना में नहीं पाई जाती। या आपने बात करें, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है माइकोप्लाज्म, तो सबसे अच्छा जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, माइकोप्लाज्म। क्योंकि युगलीना एक ऐसा जीव है जो जंतु कोशिका व पादप कोशिका प्लांट सेल
वह एनिमल सेल को जोड़ने का काम करता है, बीच की कड़ी होता है। अपना सही आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्म। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में स्थित होता है? यहां देखो, अगर अपने बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है इस प्रकार, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बच्चों, ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सर, इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को पूरा करवाना। अच्छा बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सर, कैसे प्लांट सूर्य प्रकाश से, सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य प्रकाश से भोजन बनाते हैं। तो क्या बच्चों हम सूर्य प्रकाश से भोजन बना पाते हैं? नहीं बना पाते, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखो कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में आ गया, ये सिर्फ पादप कोशिका में, यानी कि विकल्प नंबर बी गलत। यहाँ अगर अपने बात करें कोशिका कला यानी कि, अच्छा यहाँ कोशिका भित्ति आ गई बच्चों, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। यहाँ देखो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, और कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो ये सबके अंदर प्रेजेंट होती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बिल्कुल सेम प्रश्न आ गया बेटा। देखो बच्चों, ये लैंग्वेज बदलती रहती है, प्रश्न सेम ही रहते हैं। तो यहाँ भी अपने देख सकते हैं कि कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये पाए जाते हैं। यहाँ कोशिका भित्ति आ गई, ये गलत हो गया। यहाँ हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट आ गया, ये गलत हो गया। और यहाँ कोशिका भित्ति आ गई, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ये क्या है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसे साइटो, यहाँ देखो बच्चों, जो कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, उसे अपने मेनली 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। एक होता है इसके अंदर जो पाया जाने वाला द्रव, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को ही क्या बोला जाता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। और इसके अंग, ऑर्गन, इसके अंग यानी कि इसके ऑर्गन, और इसके अंगों और इसके ऑर्गन को, इनके कोशिका द्रव और इसके अंगों को मिलाकर बोला जाता है बच्चों जीव द्रव्य। इन्हें मिलाकर क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य, या इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म की बच्चों खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने खोज की थी? डुजार्डिन ने। और इसको नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की। हमारा प्रश्न क्या था कि जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है, यहाँ देखो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही आंसर। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म को ही, जीव द्रव्य को ही क्या बोला जाता है? जीवन का भौतिक आधार। क्या बोला जाता है? जीवन का भौतिक आधार। भौतिक आधार यानी कि ये बात कही थी हैंकल ने। अगर आपसे पूछे कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हैंकल ने कहा था। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ गया? विकल्प नंबर 4 यानी कि जीव द्रव्य। हमारा अगला प्रश्न, कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो बच्चों यह कोशिका द्रव और कोशिकांग से मिलकर बना होता है, यानी कि विकल्प नंबर
डी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, देखो बच्चों जीव द्रव्य यानी कि सेल, हमारी जो कोशिका जो होती है बच्चों, सेल जो होती है, इस सेल के अंदर लगभग 80% क्या होता है, जल, पानी। अगर इस सेल के अगर मैं कार्बनिक और अकार्बनिक भाग की बात करूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, देखो इसके अंदर जो कार्बनिक भाग होता है वो इसका लगभग 19% होता है, और जो अकार्बनिक भाग होता है वो लगभग 81% होता है। तो बच्चों आपसे ये रेशियो भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आने वाले पेपरों के लिहाज से। तो अब हमारा प्रश्न क्या था कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि कोशिका में लगभग क्या पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक यानी कि लगभग 80%, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है बच्चों, पानी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि लिपिड यानी कि वसा स्त्राव के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। देखो बच्चों अगर अपने बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की, तो बच्चों ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ ईआर और एक होती है रफ ईआर। देखो रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसके ऊपर राइबोसोम के, और इसके कारण ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। जबकि स्मूथ जो होती है ये किसका सिंथेसिस करती है, लिपिड का। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम जाते हैं हमारे अगले प्रश्न के पास। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है ये, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा, अच्छा रिवीजन हो गया है आपका। चलो हमारा अगला प्रश्न है अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी हो जाती है। बच्चों अभी भी मैंने बताया खुरदरी सतह के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न बच्चों प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं सेल ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक रहती है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं राइबोसोम यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, क्योंकि दोनों के ऊपर ही क्या पाए जा रहे हैं, क्योंकि खुरदरी के पास क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम खुद तो है ही, दोनों का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, निर्माण करना। हमारा अगला प्रश्न राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। बिल्कुल सर अभी से पढ़ते आ रहे हैं हम, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल है। हमारा अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो बच्चों शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। इसी के साथ बच्चों आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मैं उतनी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल HD क्लासेस को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे क्या करते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद।